अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसेंट पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वन शॉट ईएमटी। मींस के हम एक ही इसी वीडियो में ईएमटी के जितने भी पास पेपर्स में से काउ यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज आए हुए हैं ना, जो आया हुआ है फिज़िक्स का एमफिल का, वो सारे हम इसमें करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना इसको साथ साथ नोट करें। अगर आप कहेंगे मैं वीडियो है तो चलें बाद में देख लूँगा या देख लूँगी, या फिर उसके बाद नोट वो क्या नाम है बाद में डाउनलोड करके कर लेंगे, कुछ इस तरह कर लेंगे, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर आप साथ साथ करेंगे तो नोट का तो उसका ये जो होगा कि आपको एक ही बार ये वीडियो देखने से इसके बाद ईएमटी के आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर्स हैं वो हाँ स्प्रिंग के हों या वो उसके फॉल्स के हैं, सारे उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे सॉल्व किए हैं। अराउंड अबाउट 50+ एमसीक्यूज़ हैं, और इनमें से जो एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हुए हैं वो वाले मैंने इंक्लूड नहीं किए। मींस कि वो दो बार आ जाता तो फिर मकसद नहीं है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं। पहला हमारा ये 2024 का फर्स्ट एमसीक्यूज़ ये वाला। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल ए uses a very small test charge Q naught and experimental B uses a test charge 2 Q naught to measure an electric field produced by two parallel plates. A finds a field that is, ये कह रहा है कि दो एक्सपेरिमेंटल हैं, एक ये ए एक्सपेरिमेंटल है जिसके पास टेस्ट चार्ज जो है वो Q नॉट है, और एक ये बी एक्सपेरिमेंटल है जिसके पास टेस्ट चार्ज जो है वो 2 Q नॉट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली बात है कि आपके पास यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दो प्लेट्स की। ठीक है, इसमें आप बताएं कि यहाँ पे एक चार्ज Q है और एक टेस्ट चार्ज 2Q है, तो कौन सा जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करेगा ज़्यादा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला जब यूज़ करते हैं ना 2KQ/R, या सॉरी ये वाला E इज इक्वल टू फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज, तो उससे आंसर चेंज आता है। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि टेस्ट चार्ज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो जो टेस्ट चार्ज होता है वो उस चार्ज को बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड निग्लिजिबल होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगी ना इसकी वो निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए वो Q हो या 2Q हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से, और आपको पता है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। अब इस पे तो उस हिसाब से, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो चार्ज Q होता है ये टेस्ट चार्ज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। एक तो ये टेस्ट चार्ज नहीं होता, वो चार्ज होता है जो सोर्स होता है, और दूसरा कि अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसकी इंटेंसिटी बोलें स्ट्रेंथ बोलें, जो आपका दिल करे, वो एक्चुअल अमाउंट जो होती है Q नॉट की जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इस पर वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए दोनों जो हमारे एक्सपेरिमेंटल हैं वो सेम जो फील्ड है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रख। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारा कि अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है हमारा सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस जो है ना वो आर है। ठीक है, और चार्ज इसके पास Q है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इट्स सेंटर टू ऑफ द स्फीयर, इनमें से कौन सा ग्राफ है। तो इसमें से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इनसाइड कोई भी कंडक्टर है वो ज़ीरो होती है। तो अब अगर रेडियस की बात करें R, ज़ीरो से लेकर R तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। जब R से हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है वो क्या होता है, KQ/R², जिसका मतलब है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम R से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, आगे जाएंगे, R से ज़्यादा वैल्यू जाएगी, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली यूँ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा इस इन्वर्स रिलेशन की वजह से। तो उसके लिए हमारा जो ग्राफ, ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है कि स्टार्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ये लिखा हुआ भी आप पढ़ लीजिएगा, गालिस ला लगाएं जो भी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, इनसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, और जब हम इससे दूर जाएंगे ये इस तरफ आउटसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ग्राफ ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ये ग्राफ डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 13, कह रहा है कि दो हमारे पास वायर हैं जो डिस्टेंस डी उनके दरमियान गैप है और दोनों में करंट सेम है। तो हम क्या करते हैं, दो वायर्स ले लेते हैं, एक वायर ये, दूसरी वायर ये,
इसका भी करंट ऊपर की डायरेक्शन में इसका, क्योंकि लिखा हुआ है कि करंट जो है ना वो सेम हो और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दी है, ठीक है। आगे कहता है कि इफ़ द करंट इन ईच वायर इज डबल, कि मैं कह देता हूँ कि एक का करंट I1 बराबर है 2I1 के नया जो करंट होगा, और जो इसमें भी नया करंट होगा वो भी इसके डबल है। एंड सो इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स, के मतलब इस लाइन का, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जो उनके दरमियान का फासला है कि वो भी डबल हो गया। ठीक हो गया। तो हमने मालूम करनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स। तो हमें चाहिए F/L, फोर्स बिटवीन द टू वायर्स। हमने इसमें ये फाइंड करना था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका आंसर यही आता है, इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 2। सिंपली है, हमें जो बी की वैल्यू है, जो जब करंट इसमें जाएगा तो इसकी गिर इस तरफ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी पैदा हो जाएगी। अब वो बी की जो वैल्यू होती है क्या होगी, μ0 I और 2π b। ठीक है, और हमें एक बात अच्छे से पता है कि फोर्स का क्या फार्मूला आता है, I L × B। वेक्टर अगर हम ले रहे हैं तो खैर वेक्टर सेक्टर में नहीं हम जाते, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फोर्स, ये एक वायर है, इसमें जब करंट ऊपर की तरफ गया है तो राइट हैंड रूल जो है करली फिंगर हमें बता रही है कि बी की ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम 1 कह देते हैं। ये I1 करंट है और फोर्स जो लग रही है वो लग रही है I2L × B। ठीक है, इसकी जो फोर्स इस पे लग रही है हम वो देख रहे हैं, इस पे जो फोर्स लग रही है। ठीक है, तो बी की वैल्यू जब वो वाली उठा के मैं इधर पुट करूँगा तो मेरा एस जो है वो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी μ0। ये मैं सही करके करता हूँ, ये देखें, S/I2L, बी की वैल्यू वो वाली उठा के इधर पुट करेंगे तो μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2π d। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स ओवर लेंथ। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, L इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो F/L हमारा आ जाएगा I1 I2 μ0 ओवर 2π d। अब आप देखें तो हमें कह रहा है कि दोनों करंट्स डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ ग्रीन कलर से, तो इस जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो अब जो नई ये करंट है हमारा I1 प्राइम वो है 2I1 और I2 प्राइम जो है वो भी है 2I2 और D प्राइम नया जो है वो 2D है। तो हमारी जो नई आ जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ L, वो क्या होगा, I1 प्राइम I2 प्राइम μ0 ओवर 2π d प्राइम। तो I1 प्राइम I2 प्राइम और D प्राइम की हम वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2I1 2I2 μ0 डिवाइडेड बाय 2π d की जगह, D प्राइम की जगह 2D। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली काट रहा हूँ, ये देखें, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। ठीक है, पीछे ये सिर्फ एक 2 बच गया, इसको और इस नीचे वाले को आपने कैंसिल नहीं करना, मैं बताता हूँ कि 2I1 I2 μ0 ओवर 2π d, ये नीचे बच गया। अब ये वाली जो सारी टर्म है ना, ये सारी टर्म, ये आप इस फार्मूले से देखें तो ये किसके बराबर है, इस फार्मूले से ज़रा देखें, फोर्स ओवर लेंथ, तो ये आ जाएगा F/L। तो जो हमारे पास न्यू आई है वो 2 टाइम्स है इसका, तो इसलिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। नेक्स्ट आगे है हमारे पास कि 2 स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, अट्रैक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली। ठीक है, इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो अट्रैक्शन है। तो इसमें सीधा सीधा एक आता है जिसमें वो होता है सो टेस्ट ऑफ चार्ज, कि अगर आपने चेक करना है कि कोई चीज़ चार्ज है कि नहीं है तो उसके लिए फिर हम ये काम करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये इसका मोटो है यहाँ पे, और कुछ इसका काम नहीं है। दिस कैन बी अकर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीज़न के लिए इसका कौन सी इनमें से स्टेटमेंट्स ठीक है। तो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
दो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले लिखा हुआ है एटलीस्ट वन स्फीयर इज चार्ज, बिल्कुल ठीक है। देखें अगर एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है, ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो ये इसके पास जाएगा तो इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगे। तो ये वाली तो ठीक है। आगे देखते हैं अगली कौन कौन सी ठीक है गलत है। बी लिखा हुआ है नीदर स्फीयर्स आर इज चार्ज्ड, ये तो सवाल नहीं पैदा होता, बोथ आर चार्ज्ड। अब बात ये है कि बोथ आर चार्ज्ड में दो कंडीशंस आती हैं। एक तो ठीक है कि एक पॉजिटिव चार्ज का होगा एक नेगेटिव चार्ज का होगा, फिर तो बात पचती है। लेकिन इसमें क्लैरिफाई नहीं है कि दोनों के ऊपर डिफर चार्ज है या सेम चार्ज है। तो अगर दोनों पर सेम चार्ज हो जाए फिर तो उन्होंने रिपेल करना है ना, फिर तो वो रिपेल करेंगे, तो इसलिए ये भी गलत होगा। अगर लिखा हुआ है बोथ हैव सेम साइन ऑफ चार्ज, ये भी गलत है, ठीक है। तो एक ये वाला करेक्ट है। ये नीचे वो लिखा हुआ है बोथ हैव सेम, लेकिन इसमें भी तो 50-50 है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन और ये वाला दोनों करेक्ट बनते हैं। आगे लिखा हुआ है 15 अ क्यूब, ये कैलकुलेट करना है। क्यूब ऑफ लेंथ L इक्वल है 2.50, हमें लेंथ दी हुई है इस क्यूब की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ये गिवन है। कहता है फ्लक्स बताओ इस शेडिड एरिया में से, इस एरिया में से फ्लक्स बताना है। तो बहुत आसान सा है, हमें फ्लक्स का फार्मूला पता है, फ्लक्स होता है B.A, ठीक है। अब B.A है तो हमें यहाँ पे एरिया चाहिए। B है हमारे पास गिवन है, B की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। B है 5i कैप 4j कैप 3k कैप, और ये टेस्ला में गिवन है, ठीक है। हमने अब निकालना है, वो निकालना है हमारा ए कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, लेंथ का स्क्वायर करेंगे, ए आ जाएगा एरिया, तो या फिर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यहाँ पे कोई विड्थ तो है नहीं, सिर्फ एक लेंथ गिवन है एल। तो एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.50 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻² मीटर, ये मीटर में आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम एल मल्टीप्लाई एल या एल स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो है हमारा वो आएगा, आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कि एरिया की वैल्यू क्या आती है। एरिया आपका आएगा 0.0065, ठीक है। और क्योंकि हम इस शेडिड एरिया में कर रहे हैं ना, इस हिस्से में, ठीक है, तो ये आई कैप है एक्स की डायरेक्शन। तो अब वेक्टर एरिया है, अगर ए लिखो तो वो क्या आएगा 0.0065 आई कैप, और ये किस में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हमने निकालना है B.A, तो फ्लक्स हमारा होगा B.A। तो B की क्या वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे 5i कैप 4j कैप 3k कैप डॉट 0.0065 आई कैप। तो सिंपली देखें आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 5 × 0.0065, और I.I आपको पता है 1 होता है। बकिया जब ये 4 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि J.I इक्वल है K.I, और ये किसके बराबर है 0 के होता है। तो जब आप 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.003125 वेबर फ्लक्स। उसको जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो फ्लक्स की वैल्यू आपकी आएगी 3.125 मिली। तो इससे आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी बनता है, बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, ये वही MCQs रिपीट हो गया, कंसीडर टू इनफाइनाइट, और इसका राइट ऑप्शन अगेन ये बी है। अब नेक्स्ट है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, ये भी मेरे से 3 दफ़ा आया हुआ है और आखिरी पेपर में कहीं दोबारा ये पिक्चर है, तो ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ये भी हम 2015 का पेपर कर रहे हैं, और ये 2021 में कहीं ना ये हुआ हुआ है, वापस 21 या 22 के पेपर में आया हुआ है। लिखा हुआ है कि आपके पास ये बॉक्स है, सही पिक्चर में नहीं नज़र आ रहा, जब आप वो क्वेश्चन आएगा तो मैं चले वहाँ पे इसको सॉल्व कर दूंगा। अभी जो है ना वो कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, ये दरअसल एप्लीकेशन है बाइट सर्वर ला की, तो आप किसी भी बुक से इसको देखेंगे तो मिल जाएगा। इसका ये राइट ऑप्शन डी करेक्ट है। मैं इसको कर रहा इसलिए नहीं हूँ, या इसके इलाके से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा करके कर रहा इसलिए नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी आपको एप्लीकेशंस जिस तरह होते हैं गाजिस ला की एप्लीकेशंस हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इसी तरह मैग्नेटिक के कोर्स में आप ओपन करेंगे कोई भी, उसमें बाइट सर्वर लॉ की एप्लीकेशन है, इजीली आप कर लेंगे। मैं इसके लिए अलग से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा इसी वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ हालो कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर विद अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर consider the electric potential at the inner and the outer surface of the sphere, which one of the following is correct। कि मतलब वो अनचार्ज एक नेगेटिव उसके अंदर पड़ा हुआ है और बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बड़ा टाइम्स है कि इसकी राइट ऑप्शन डी करेक्ट है कि पोटेंशियल जहाँ पे भी होता है वो सेम होगा इसका, ठीक है। और पोटेंशियल का ये नहीं होता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नहीं होता कि पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अलग अलग हो जाए, तो इसलिए वो नॉन ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ये 15, ये मैं साथ साथ बताता हूँ आपको, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। देखें, इसको एक कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करनी है, और हर कैपेसिटर की जो वैल्यू है सी की वो है 1 माइक्रोफैरेड। तो पहले तो इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं और इसको C4 बोलते हैं। तो होगा क्या कि पहली बात ये कि C1 प्लस C2 ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। अब ये इनकी सी इक्विवेलेंस कैसे निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इक्विवेलेंस 1 2। ये अब कैसे निकलेगी, तो ये इस तरह निकलेगी 1/C1। ये नहीं आपने लिखना, मीन्स इक्विवेलेंट्स जो निकालने का वो तरीका है 1/C1 1/C2। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ C1 प्लस C2 ओवर C1 इंटू C2। तो इसको उल्टा करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे 1 आएगा, मैं भूल गया था, माई मिस्टेक। जब सी इक्विवेलेंस 1 2 की आप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, C1 C2 C1 प्लस C2। तो जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइक्रोफैरेड। ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और ऊपर आ जाएगा माइक्रोफैरेड, ये आ गया। अब ये नेक्स्ट इसके साथ ना C3 के साथ पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये रेजिस्टेंस से थोड़ा सा उल्टा है, तो मैं लिखूंगा सी इक्विवेलेंस 1 2 3। तो वो किस तरह ऐड होंगे, जो भी सी इक्विवेलेंस 1 2 की थी वो ऐड हो जाएगी इसके साथ प्लस करके C3। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइक्रोफैरेड, ये आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट ये जो C4 है, ये अब इन सब के साथ ना ये सीरीज़ में, तो जब आप टोटल इक्विवेलेंस जो है वो हो जाएगी सी इक्विवेलेंस 1 2 3 की, ठहरे ये इस तरह नहीं लिखेंगे, ये यूँ हो जाएगी सी इक्विवेलेंस टोटल जो होगी वो होगी 1/C इक्विवेलेंस 1 2 3 की प्लस 1/C इक्विवेलेंस सॉरी C4। तो ये हो जाएगा, इस दोबारा इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा सी इक्विवेलेंस टोटल जो होगी वो क्या होगा C4 प्लस C इक्विवेलेंस 1 2 3 और नीचे आ जाएगा C4 इंटू C इक्विवेलेंस 1 2 3। जस्ट हम आप वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये C4 हमारा है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/2 और नीचे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा C। दरअसल भी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, है तो मैं सॉल्व करता। ये जो क्वेश्चन है ना, इफ़ बी इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज़ द रेडियस, देन आप बताएं। तो एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो वेक्टर वाला पोर्शन है ना, ये वेक्टर वाला पोर्शन आपका EMT में भी आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी और MMP में भी। ये मतलब एक वेक्टर का जो भी है वो करने से आपको ये 3 में से किसी में भी एक MCQ आ सकता है। इसका ये राइट ऑप्शन जो है आइडेंटिटी है, ये करेक्ट है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस पी, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन इज़ गिवन बाय, तो हमें पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 184 टाइम्स जो है ना, मास जो है प्रोटॉन का वो हाईयर होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जैसे बात स्पीड उसी का रेसिप्रोकल होगा, तो उसके लिए राइट ऑप्शन C है कि 1 डिवाइडेड बाई 84 टाइम्स जो है ना इलेक्ट्रॉन से ही होगा एक ही फील्ड में।
नेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बिलो। ये सारी मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी हुई है। इफ़ द मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट एंड इफ इट इज कंजर्व्ड विच वन ऑफ दीज इक्वेशंस विल बी हैव टू चेंज। तो ये आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्रिफिथ की कुछ बुक में छठा सातवां चैप्टर, उससे अगला जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मोशन में जाके पढ़ते हैं तो पहले तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ते हैं, वहाँ तक तो ठीक है कि हमें पता होता है, लेकिन जब उससे आगे पढ़ते हैं तो ये इक्वेशंस जो सारी चेंज होती हैं। तो फ़िलहाल इसके लिए फ़िलहाल तक आप जहन में यही रखें बगैर डिस्कशन के, क्योंकि वो बहुत चीज़ें ऊपर हो जाएंगी। इस सेकंड और थर्ड वाली जो है ना, ये वाली एक ये और एक ये दोनों चेंज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 13 वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी सेपरेशन ये डी है और एरिया ए है। एक अनचार्ज मेटालिक स्लैब थिकनेस ए, जिसकी थिकनेस ए है, वो इसके दरमियान रख देते तो कैपेसिटेंस बताए क्या होगा। तो देखें जब ये स्लैब इसके अंदर रखेंगे अनचार्ज है तो वो चार्ज हो जाएगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगी अनचार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उसके क्या होगा कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला सिर्फ ये एक अलग से कैपेसिटर बन जाएगा C1 और ये एक अलग से कैपेसिटर बन जाएगा C2। तो ज़्यादा इसमें लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो डायग्राम पे बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट हमारे अब एक की जगह दो कैपेसिटर बन गए, ठीक है। तो पहले तो हम इधर कैपेसिटर का फार्मूला लिखते हैं, वो होता है C = μ0 A/d। लेकिन अब क्योंकि दो बन गए तो एक जो कैपेसिटर होगा μ0 A, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा दोनों का, और यहाँ पे आ जाएगा d-a/2 क्योंकि उसके सेंटर में रखा गया। ये डायग्राम से भी गैप नज़र आ रहा है दोनों के दरमियान, C1 और C2 दोनों का यही होगा। तो C इक्विवेलेंस पता नहीं है क्या है, तो C इक्विवेलेंस का हमें फार्मूला पता है 1/C1 + 1/C2। अब 1/C1 क्या है, μ0 ε0 A d-a/2 प्लस 1/ε0 A d-2। तो ये क्या होगा, अब आप देखें कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला d-, ये डिवाइज़र का डिविजिबल है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला इससे ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा d-a 2 × ε0 A प्लस d-a 2 × ε0 A। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2ε0 A d-a प्लस d-a, तो दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 2d - 2a 2ε0 A। तो ये है 1/C आ जाएगा, 2 हम ले लेंगे कॉमन, d-a/2ε0 A, 2 और 2 कैंसिल। तो ये ज़रा मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो C जब हम लिखेंगे उल्टा दूंगा मैं वैल्यूज़, तो वो जगह ε0 A/d-a। ये है हमारी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये आपका राइट ऑप्शन E करेक्ट है। नेक्स्ट ये याद करने वाला है, मतलब आपको जेहन में रखने वाला क्वेश्चन है कि जब एक क्या लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू अ सिंगल शीट ऑफ पोलराइजेशन, तो मटेरियल चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2 होता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो 0.5 लिखा है ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs है नंबर 15 कि अ बार मैग्नेट फॉलिंग थ्रू अ लूप ऑफ वायर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कि हमारे पास ये एक लूप ऑफ वायर है, यहाँ से ऊपर से एक मैग्नेट जो है ना नॉर्थ पोल नीचे की तरफ साउथ, ये वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी r है, और लिखा हुआ है कि एज द साउथ पोल लीव्स द लूप ऑफ द वायर द इंड्यूस्ड करंट, कि जो जब ये नीचे इसी तरह यहाँ से होकर गुजर जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, विद वेलोसिटी v नीचे ही आ रहा है, जब ये यहाँ से इसको छोड़ के गुजर जाएगा तो अब इस यहाँ पे जो इंड्यूस करंट हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो ये मैंने लगा दिए। वो ऊपर से अगर हम देखें तो ये बनती है क्लॉकवाइज कैसे बनती है, देखें जब ये नीचे आ रहा होगा तो लेंसेज लॉ के मुताबिक यहाँ पे एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। तो अब नॉर्थ पोल अगर ये नीचे की यूँ है नीचे की तरफ इसके अंदर, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी, तो इसलिए जो करंट होगा वो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। देखिएगा ये MCQs दोबारा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें, क्योंकि 90% स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं।
सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ के, और सारे जो है ना वो क्लॉकवाइज लगाते हैं जो कि गलत होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं जो कि गलत होता है, क्लॉकवाइज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये भी गाजिस लॉ की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। आप गाजिस लॉ ओपन करें किसी भी बुक से और ये इनफाइनाइट शीट वाले टॉपिक से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये 14 वाला, कह रहा है कि 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो पता है इसका राइट ऑप्शन क्या है कि 2 हमारे पास प्लेट्स है और 2 वायर्स है, एक में करंट अपवर्ड है, एक में करंट डाउनवर्ड है, ठीक है। तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ फिर कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सा है कि देखें, अगर 2 सेम चार्जेस है ना वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल, 2 डिफर चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। यही उल्टा जो है ना आप मूविंग चार्जेस में लें जिसको हम करंट कहते हैं, कि अगर दोनों में करंट जो है वो सेम होगा तो ये रिपेल की जगह अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और अगर करंट इनमें डिफर होगा तो ये करेंगी रिपल्शन। बाकी वही है कि करंट एक ऊपर जा रहा है, इसकी रीज़न यही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी और इसकी जो होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से सेंटर में इस तरफ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं डालेगी। जो ये वाला जो एरिया होगा ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी इनहेंस हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, इसलिए रिपेल करेंगे। अब बढ़ेगी किस तरह, इसमें देखें यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनटू द पेज, ये 1 की वजह से, ठीक है, और ग्रीन वाला हम ले लेते हैं डार्क I2, इसकी वजह से भी यहाँ पे इनटू द पेज ही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनहेंस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको इस तरफ खींचेगी, इसको इस तरफ खींचेगी, तो दोनों रिपेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16, याद करने वाला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर डाइपोल्स कैरिंग। तो उसका आंसर यही है 1/r²। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ लेते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। ये भी एक MCQs आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि a certain charge q is divided by 2 charges, एक q और एक q minus q, which are separated by a certain distance r। कि एक q चार्ज है वो 2 चार्जेस में डिवाइड हो गया, एक q है एक q माइनस q है, ठीक है, और दोनों के डिस्टेंस दरमियान r है, और हमने बताना है कि इस q की क्या वैल्यू है कैपिटल Q की टर्म में, ठीक है, टू मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अच्छा, ये जब भी वर्ड आ जाए ना मैक्सिमाइज, क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर ये EMT में, ठीक है, ज़्यादातर इन दोनों में होता है, या फिर इक्विलिब्रियम का वर्ड आ जाए तो सिंपली हमने क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और इसको ना इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम किसके लिए काम कर रहे हैं, Q के लिए, तो हम Q से डेरिवेटिव लेंगे, आंसर 0 पुट करेंगे, हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K, एक Q ये है और दूसरा Q क्या है, Q है स्मॉल k इंटू r², ये हो जाएगा K कैपिटल Q माइनस Q² बाय r²। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे dF/dQ, तो ये आ जाएगा K, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा Q और इसका आ जाएगा 2Q और r², ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 0 के। ये हमारे पास आ जाएगा K Q 2Q r² इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी इधर डिवाइड हो गए 0 ख़त्म, तो आ जाएगा K माइनस 2Q इक्वल टू 0। Q की वैल्यू आ गई 2Q स्मॉल, और स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी Q/2, ये उसका हाफ हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा B। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल गिवन है वेयर जो A B कॉन्स्टेंट्स है उनकी ये वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल ऑसिलेशन की बताएं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है √k/n, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हमें ना k फाइंड करना है जस्ट। अब मसला ये k कैसे फाइंड करें, तो k के लिए देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है और उसकी पोटेंशियल गिवन है, तो हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई करेंगे। तो फोर्स के मदद से हमें पता है कि फोर्स जो है वो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ v पोटेंशियल का। फोर्स जो यहाँ पे लग रही है वो लग रही है -k x
और ये जो ग्रेडियंट होगा सिर्फ एक्स की, क्योंकि एक्स में ही वी डिपेंडेंस वी है ना, देखें सिर्फ वी की एक्स में, तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा डी वी बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपने खुद ही करना है, इसमें सारा सॉल्व नहीं करूँगा। तो यहाँ से जब हम इसका एक डेरिवेटिव लेंगे, सिर्फ एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वेयर वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी ये एफ नहीं आता, गलती से मैंने लिख दिया, ये के आता है, सॉरी के, माई मिस्टेक, के, ये के आपका ये आ गया। ठीक है, अब करना आपने ये है कि सबसे पहले वी लिखना है हमने, ए ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस बी ओवर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई भी आंसर एक्स में नहीं है, तो हमने एक्स की पहले वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे होगा, सिंपली एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, जीरो का कि एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ, बकिया जब इसकी वैल्यूज़ आप के में पुट करेंगे तो आपका ये राइट ऑप्शन सी आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, तो वो हमारा आ जाएगा 2। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डी वी बाई डी एक्स करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2a ओवर एक्स क्यूब प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर, ये इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2a ओवर एक्स क्यूब प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से हम 1 बाई एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस 2a बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम आ जाएगा 2a बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2, माइनस की जगह प्लस दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू बी। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x आ जाएगा हमारा 2a बाई बी। ये x की वैल्यू उठा के आप पहले ये डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सिंपली आप लिखेंगे k। ठीक है, जो डबल डेरिवेटिव लेंगे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, डबल डेरिवेटिव होगा इसका माइनस माइनस प्लस 6a ओवर x4 माइनस 2b बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे जस्ट आपने x में ये वैल्यू पुट करनी है x की, 2a बाई b, ये वाली वैल्यू इधर भी और इधर भी पुट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा सी वाला। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट MCQs है हमारा, सर्टेन वायर जिसकी रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, वो कहता है कि इसकी रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर। एक और इसी तरह का वायर है, उसकी रेजिस्टेंस क्या है, सेम मटेरियल की, अगर उसकी हम लेंथ हाफ कर दें और उसका डायामीटर भी हाफ कर दें। ठीक है, मतलब L जो नया है हमारा वो 2L हो जाएगा, सॉरी L/2 हो जाएगा, और जो उसका डायामीटर होगा नया वो हो जाएगा D/2। तो पता है कि उसका क्या आंसर आएगा। तो सिंपली है, हमें पता है कि R की वैल्यू होती है रो L/A, और एरिया जो है वो हमारा होता है पाई R स्क्वायर। तो R क्योंकि रेडियस है, तो हम इसको जब डायमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो L पाई D/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रो L ओवर पाई D स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब जो नया क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि L प्राइम और D प्राइम की हमने वैल्यू पुट करनी है, तो R प्राइम जो है हमारा वो क्या होगा, रो L प्राइम D प्राइम स्क्वायर बाई 4। L प्राइम की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, रो एज इट इज़, L प्राइम की वैल्यू मेरी है L/2। ठीक है, पाई D की जगह हम जो उसका हाफ हुआ हुआ लेंथ थी, D की जगह भी हम लिख देंगे D/2 का स्क्वायर, और 4 इलाक से अभी भी 4 है, ये आ जाएगा रो L, ये 2 नीचे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, पाई D स्क्वायर नीचे आ जाएगा 4 × 4। ठीक है, ये वाला इसके साथ हो जाएगा। तो अब आप देखें सिंपली 2 1s 2 2s, और ये वाला 2 में ऊपर लेके चला जाता,
तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू रो एल आवर पाई डी स्क्वेयर बाय 4। तो ये सारा आपका बन गया आर, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2R। ये आप खुद भी आसानी से कर लेंगे, मैं थोड़ा सा मैंने जल्दी में किया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 स्फीयर्स